नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, लास्ट वीक सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया मतलब सेबी की तरफ से पेनाल्टी लगाई गई थी। ये पेनाल्टी चार अलग अलग पार्टीज के ऊपर लगाई गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को बोला था कि 25 करोड़ रुपए की पेनाल्टी है। मुकेश अंबानी है, उनको बोला था कि 15 करोड़ की पेनाल्टी है। नवी मुंबई एसीजेड प्राइवेट लिमिटेड को 20 करोड़ की पेनाल्टी लगाई थी और मुंबई एसीजेड को 10 करोड़ रुपए की पेनाल्टी लगाई थी। ऐसा करके ये सारे पार्टीज के ऊपर लगभग 70 करोड़ रुपए की पेनाल्टी सेबी ने लगाई थी लास्ट वीक में। ऐसा क्या किया था ये पार्टीज ने कि सेबी को इनके ऊपर पेनाल्टी लगानी पड़ी? तो सेबी ने अपने जो ऑर्डर है इसमें कुछ मुद्दे सामने रखे हैं। सेबी ने ऐसा बोला है कि ये जो आरआईएल है, आरआईएल मतलब रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उन्होंने एक रिजोल्यूशन पास किया था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग में। और उन्होंने बोला था कि हम एक ऑपरेटिंग प्लान बना रहे हैं 2007 और 8 का, जिसमें हमें रिसोर्स रिक्वायरमेंट की जरूरत है आने वाले 2 साल के लिए। और उसके लिए हमको लग रहे हैं 87,000 करोड़ रुपए अप्रोक्सीमेटली। सेबी को 87,000 करोड़ रुपए की रिक्वायरमेंट थी। इसलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने क्या किया, डिसाइड किया कि हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो 5% शेयर थे आरपीएल के, आरपीएल मतलब रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड। अगर रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड की हम बात करें तो ये 2009 में ही मर्ज हो चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में। और ये हम केस जो सुन रहे हैं ये हम सुन रहे हैं 2007 का। ये 2007 में रिलायंस इंडस्ट्रीज को फंड्स की जरूरत थी, उनको लग रहे थे 87,000 करोड़ रुपए। इसलिए उन्होंने क्या डिसाइड किया था कि रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के जो शेयर थे, 5% शेयर थे हमारे पास, वो हम मार्केट में बेच देंगे। और ये शेयर से लगभग 22.5 करोड़ आरपीएल के शेयर थे इनके पास, वो हम बेच देंगे नवंबर 2007 में। ऐसा उन्होंने एक प्लान बनाया था। आने वाले 2 साल को फंड्स की जरूरत है, इसलिए हमारे जो शेयर थे आरपीएल में वो हम बेच देंगे। ऐसी बात रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने करी हुई थी, रिजोल्यूशन पास किया हुआ था। फिर उसके बाद आरआईएल ने क्या किया कि एजेंट अपॉइंट किए, 12 एजेंट अपॉइंट किए। अब ये एजेंट अपॉइंट क्यों करने पड़ते हैं शेयर बेचने के लिए? क्योंकि कंपनी जो होती है उनको क्या करना पड़ता है कि हेजिंग करना पड़ता है। मतलब रिस्क अगर आती है, मान लो कि आप शेयर्स बेचने को निकालोगे और अचानक से आपके शेयर्स की कीमतें जो है वो अचानक से गिर गई, तो क्या होगा कि आपको नुकसान हो सकता है। तो इसके लिए हेजिंग, जैसे इंश्योरेंस निकालते हैं हम कि कोई रिस्क आया, एक्सीडेंट हुआ तो मुझे पैसे मिलने चाहिए, या फिर बिजनेस लॉस के हम इंश्योरेंस निकालते हैं, वैसे ही एक हेजिंग होता है शेयर मार्केट में। इसके लिए उन्होंने 12 एजेंट अपॉइंट किए थे। ये एजेंट उन्होंने अपॉइंट किए थे 30 अक्टूबर 2007 से लेके 3 नवंबर 2007 तक के लिए। ये एजेंट उन्होंने अपॉइंट किए थे 12 एजेंट। और ये 12 एजेंट को ऐसा बोला था कि आप जो है हमारे नवंबर 2007 के फ्यूचर सेटलमेंट ट्रांजैक्शन जो है वो आप ले लो। मतलब सेटलमेंट पीरियड इसका होने वाला था 1 नवंबर से लेके 29 नवंबर 2007 कि आप हमारे फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शन ले लो। अब ये फ्यूचर्स क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। आगे हम पहले जानकारी लेते हैं कि कौन कौन ये एजेंट है। तो ये 12 एजेंट है, गुजरात, धरती, विनाम्रा, पाइपलाइन, फिनटेक, दर्शन, आर्थिक, ये सारे एजेंट्स थे, 12 एजेंट्स थे। इन्होंने फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट लिए थे। अब सेबी ने उनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया है कि ये एजेंट अपॉइंट करना तो ठीक है, क्योंकि हर कोई हेजिंग के लिए एजेंट अपॉइंट करता ही है। तो सेबी ने इनके ऊपर इल्जाम क्या लगाया? ये जो 12 एजेंट अपॉइंट किए गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से, इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। अब ये शॉर्ट पोजीशन क्या होती है, फ्यूचर्स क्या होते हैं, इस बारे में हम थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी लेते हैं, फिर हम ये पेज पे आते हैं। थोड़ा एक्सेल में चलते हैं कि मान लो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के 1000 शेयर्स उनको बेचने हैं। 1000 शेयर्स उनको बेचने हैं, ओके। बट ऑब्वियस है कुछ शेयर्स वो कैश में बेचेंगे शेयर मार्केट में, और कुछ शेयर्स वो फ्यूचर्स में बेच सकते हैं, फ्यूचर्स और ऑप्शंस करके बेच सकते हैं। एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर्स ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट करके, जिसको वो हेजिंग का नाम दे रहे थे, तो हम हेजिंग करके बेच सकते हैं। अब इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी, यहां पे हमें बताया गया है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। अब ये शॉर्ट पोजीशन का मतलब क्या होता है कि जब आप शेयर्स खरीदते हो
तब आपको पता रहता है कि शेयर की कीमतें कम होने वाली है। जब भी कम होगी शेयर की कीमतें आने वाले समय में, तब आपको प्रॉफिट होगा। शॉर्ट पोजीशन कब हम बोलते हैं कि जब प्रॉफिट कम होने की संभावना, जैसे आपके मन में ख्याल रहेगा कि आने वाले पीरियड में अगर शेयर की कीमतें कम हुई तो ही अपने को प्रॉफिट होगा, तब हम बोलते हैं शॉर्ट पोजीशन। तो इन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी। एग्जैक्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस क्या है, इस पे हम बात करते हैं कि ये जो 12 एजेंट थे, इन्होंने क्या किया रहेगा। एक हाइपोथेटिकल हम बोलते हैं कि मान लो कि इन्होंने 300 शेयर्स जो है वो ब्रोकर से लोन पे लिए रहेंगे। 300 शेयर्स इन्होंने ब्रोकर से लोन पे लिए रहेंगे। उस समय मान लो कि इन्होंने ये 300 शेयर्स ब्रोकर पे लोन पे लेने के बाद इन्होंने क्या किया रहेगा, ब्रोकर को मार्जिन मनी मतलब कमीशन दिया रहेगा, राइट। ब्रोकर को इन्होंने कमीशन दिया रहेगा। कमीशन मान लो इन्होंने दिया रहेगा 20 रुपए का कमीशन दिया रहेगा, ऐसा हम अंदाजा लगाते हैं। तो टोटल इनको क्या हुआ, 20 रुपए का कमीशन देके इनको मिले 300 शेयर्स, ये 12 एजेंट को मिले रहेंगे। ऐसा हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। ये 300 शेयर्स उन्होंने क्या करे रहेंगे, अभी शेयर्स हमने कर्जे पे लिए तो हमें तुरंत बेचने रहेंगे। तब मान लो कि कीमत रहेगी शेयर्स की कीमत, तब मान लो कि 200 रुपए रहेगी शेयर्स की कीमत। ऐसा हम हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं। 200 की अगर कीमत रहेगी तो उन्होंने ये शेयर्स क्या किए रहेंगे, मार्केट में तुरंत बेच दिए रहेंगे। ओके, अगर इन्होंने ये शेयर्स मार्केट में 200 रुपए पर शेयर के हिसाब से अगर बेचे रहेंगे तो इनको कितने रुपए इनके अकाउंट में आए, 60,000 रुपए इनके अकाउंट में आए रहेंगे तब। फॉर एग्जाम्पल हाइपोथेटिकली, अब ये 60,000 रुपए ये है, ये इनके नहीं है, क्योंकि इनको क्या है 300 शेयर से इन्होंने कर्जे से लिए हुए है ब्रोकर को, ये उन्हें वापस करने ही पड़ेंगे। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये 60,000 रुपए उनके अकाउंट में आए हैं। अब इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस एंटर करके रखी है, मतलब आने वाले समय में अगर शेयर की कीमतें उतर गई तो फिर ये लोग क्या करेंगे, इनको प्रॉफिट हो सकता है। वो कैसे प्रॉफिट होगा, फॉर एग्जाम्पल कि एक महीना बाद, मान लो कि 29 नवंबर को, एक महीना बाद मंथ एंड को पकड़ के चलो, कोई भी मंथ एंड को पकड़ के चलो, शेयर की कीमत अगर 150 रुपए हो गई, शेयर की कीमत अगर 150 रुपए हो गई तो ये लोग क्या करेंगे, 60,000 रुपए इनके अकाउंट में है। और फिर ये क्या करेंगे कि शेयर की कीमत अगर 150 रुपए हो गई, शेयर की प्राइस पहले 200 थी, अब शेयर की प्राइस अगर 150 रुपए हो गई, तो ये लोग क्या करेंगे कि शेयर प्राइस 150 के होने के कारण ये लोग 150 रुपए में एक शेयर के हिसाब से 300 शेयर खरीदेंगे, राइट। 300 शेयर उनको ब्रोकर को वापस करने, इसलिए ये लोग क्या करेंगे, 150 रुपए के हिसाब से 300 शेयर खरीदेंगे, और ये शेयर से खरीदेंगे 150 इंटू 300, मतलब इनको क्या हुआ कि 45,000 रुपए में ये शेयर गिरे। पहले इन्होंने 60,000 रुपए में खरीदे हुए थे, राइट। 60,000 रुपए में इन्होंने कर्जे से लिए हुए शेयर थे वो बेचे हुए थे। अब इन्होंने क्या करे, 45,000 रुपए में नए शेयर खरीदे, और फिर अब क्या होगा, इनको इसमें प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 रुपए का, क्योंकि 60,000 माइनस 45,000 इनको प्रॉफिट हो जाएगा 15,000 रुपए का। और फिर क्या होगा कि इनके पास अब ये जो 300 शेयर्स अब आए रहेंगे, इन्होंने 150 रुपए में ही खरीदे हुए, तो ये 300 शेयर ये ब्रोकर को वापस कर देंगे और 15,000 रुपए अपने जेब में डालेंगे। मतलब ये होते हैं फ्यूचर्स के ट्रांजैक्शन। आप क्या करते हो कि आप फ्यूचर्स के अगर शॉर्ट पोजीशन खरीदे हुए हो तो फिर आपको क्या होता है कि भविष्य में अगर शेयर की कीमत कम हो जाती है तो फिर आपको क्या होता है, प्रॉफिट हो जाता है, अगर आपने शॉर्ट पोजीशन की करी हो तो। लॉन्ग पोजीशन इसके अपोजिट है, भविष्य में शेयर की कीमत बढ़ गई तो फिर आपको प्रॉफिट होता है। लेकिन ये केस में शॉर्ट पोजीशन लिया गया था। शॉर्ट पोजीशन लिया गया था मतलब कि ब्रोकर्स ने शेयर्स लिए रहेंगे लोन से, और वो शेयर्स उन्होंने मार्केट में बेचे रहेंगे। बेचने के बाद उनके अकाउंट में पैसे आए रहेंगे। फिर बाद में शेयर्स की कीमत कम होने के बाद इन्होंने क्या किया रहेगा कि वो शेयर्स की कीमतें कम होने के कारण इन्होंने क्या किया रहेगा, वो शेयर्स उन्होंने खरीदे रहेंगे। खरीदे हुए शेयर्स उन्होंने ब्रोकर को दिए रहेंगे, और कीमत बढ़ी हुई कीमत में बेचे हुए शेयर और कम हुए कीमत में खरीदे हुए शेयर, दोनों के बीच में इन्होंने प्रॉफिट कमाया रहेगा। तो ये होते हैं फ्यूचर्स और ऑप्शंस के व्यवहार। तो ये केस में भी ऐसे ही नजर आया था। इन्होंने शॉर्ट पोजीशंस ली थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की। इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि आने वाले समय में कीमतें जब भी कम होगी तो इनको प्रॉफिट हो जाएगा।
तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जो है, इन्होंने क्या किया, ट्रांजैक्शंस जो है आरपीएल शेयर्स के कैश सेगमेंट में, मतलब कैश से भी इन्होंने शेयर्स बेचना चालू कर दिया था, और साथ ही साथ फ्यूचर्स के भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे थे 12 एजेंट के थ्रू। 1 नवंबर 2007 से लेके 29 नवंबर 2007 तक इन्होंने क्या किया, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस कैश सेगमेंट और साथ ही साथ एफ एंड ओ सेगमेंट में किए गए थे। मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शंस के भी ट्रांजैक्शंस इन्होंने किए थे, और साथ ही साथ कैश सेगमेंट में, मतलब कैश में भी शेयर्स बेचे, और साथ ही साथ फ्यूचर्स में भी शेयर्स बेचना चालू किया। आरआईएल ने क्या किया रहेगा, ये जो एजेंट है इनको शेयर दे रहेंगे, इन्होंने बाहर बेचे रहेंगे, बाहर बेचने के बाद कीमतें कम हुई तो इन्होंने खरीदे रहेंगे, और आरआईएल को पैसे दिए रहेंगे, फिर इनको प्रॉफिट आया रहेगा। ये सिंपल एक ट्रांजैक्शन हमें नजर आ रहा है, इन्होंने ऐसी ट्रिक, एक प्लान बनाया हुआ था। तो 15 नवंबर 2007 के बाद में आरआईएल की शॉर्ट पोजीशन जो है, जो एफ एंड ओ सेगमेंट है उसमें कंटिन्यूसली एक्सीड होती गई, और कैश सेगमेंट से भी ज्यादा होती गई। मतलब यहां पे प्लान सामने आ गया था कि 15 नवंबर 2007 के बाद फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ज्यादा बेचे गए, और कैश सेगमेंट जो है वो कम बेचा गया। ये एक प्लान की गुंजाइश नजर आ रही है, क्योंकि आरआईएल ने क्या किया था, आरआईएल ने दिमाग में रख लिया था कि हम क्या करेंगे कि शेयर्स की कीमतें जो है वो बाद में कम करने वाले हैं। इसलिए फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के शॉर्ट पोजीशन जो है, जिसमें उन्होंने एजेंट को खरीद के रखने को बोला, ताकि क्या होगा कि हम कीमतें जब भी कम करेंगे तब एजेंट पैसे कमाएंगे, और आए हुए पैसे जो है वो आरआईएल को वापस करेंगे। ये सिंपल और बहुत ही दिमागी साजिश उन्होंने करी हुई थी, ऐसा नजर आ रहा है। जैसे ही 29 नवंबर 2007 आया, आरआईएल ने क्या किया कि टोटल 2.25 करोड़ शेयर जो है अपने पास कैश सेगमेंट में थे, वो उन्होंने 10 मिनट में बेचना चालू कर दिया था। 10 मिनट के अंदर रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड, मतलब आरआईएल ने अपने पास के शेयर से 2.25 करोड़ शेयर्स उन्होंने डायरेक्टली मार्केट में कैश में बेचना चालू कर दिया। अब कोई कैश में शेयर अचानक से मार्केट को हिट करेंगे 10 मिनट में, तो बट ऑब्वियस शेयर्स की कीमतें क्या होगी, कम होगी, और शेयर्स की कीमतें कम होने के कारण जो ऑलरेडी फ्यूचर्स के कॉन्ट्रैक्ट एंटर करेगी, शेयर्स की कीमत कम हो गई तो प्रॉफिट होगा। शॉर्ट पोजीशन लेके रखे तो वो लोग ने तुरंत, वो शॉर्ट पोजीशन वाले लोगों ने उस पे हाथ मारा, हाथ मार के उसमें से उन्होंने प्रॉफिट बनाया, और सारा प्रॉफिट जो है वो उन्होंने दे दिया, आरआईएल को वापस कर दिया। तो ये दिमागी साजिश आरआईएल ने करी थी। आरआईएल ने 29 नवंबर 2007 को 10 मिनट में 2.25 करोड़ शेयर्स कैश में बेचना अचानक से शेयर मार्केट पे चालू किया। उन्होंने 15 नवंबर के बाद ज्यादातर उनका ध्यान था कि हम फ्यूचर्स एंड ऑप्शन ज्यादा बेचेंगे। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस उन्होंने ज्यादा बेचे, कैश कम बेचा था, और अचानक से 29 नवंबर को उनको ख्याल आया कि अब हमें प्रॉफिट कमाने का समय आया है। फिर हम क्या करते हैं, अब हम कैश में अब शेयर डायरेक्ट मार्केट में लाते हैं। फ्यूचर्स उन्होंने तब रोक दिए थे, तो कैश में शेयर ज्यादा मार्केट में आए तो शेयर की कीमतें उतर गई, तो फ्यूचर्स वालों ने उस पर हाथ मारा, सस्ते में शेयर खरीदे, और उस पे हाथ मार के वो सस्ते में खरीदे हुए शेयर उन्होंने वापस कर दिए, और उसके बाद उन्होंने जो प्रॉफिट कमाया है वो प्रॉफिट उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड को वापस कर दिया है। तो आरआईएल की आउटस्टैंडिंग पोजीशन थी 7.97 करोड़ एफ एंड ओ सेगमेंट में, और ये कैश सेटल्ड हो गई एट डिफरेंट सेटलमेंट प्राइस। इसके बारे में हम बात कर रहे थे कि कीमतें जब कम होती है फ्यूचर्स में, आने वाले समय में अगर कीमत कम हुई, आपने शॉर्ट पोजीशन लिया है, आने वाले समय में कीमत कम हुई तो आपको प्रॉफिट होगा। इस बारे में हम बात कर चुके हैं कि ये प्लान से किया गया कि शेयर की कीमतें है वो 29 नवंबर को अचानक गिराई गई, और जो एजेंट है उन्होंने तुरंत उस पर हाथ मारा, उस पर उन्होंने कीमतें कम होने के कारण शॉर्ट पोजीशन में प्रॉफिट कमाया, और वो आया हुआ प्रॉफिट एजेंट लोगों ने आरआईएल को वापस कर दिया। आगे सेबी ने ऐसा बोला है कि आरआईएल जो है, इन्होंने वेल प्लान्ड ऑपरेशन किया था एजेंट्स के साथ। उन्होंने ओपन इंटरेस्ट आरपीएल के फ्यूचर्स में दिखाया था, और उन्होंने अनड्यू प्रॉफिट कमाया था, उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया था, और ये जो आरपीएल के शेयर्स बेच के उन्होंने कैश और फ्यूचर सेगमेंट्स में उन्होंने प्रॉफिट कमाया हुआ था। और इससे क्या हुआ कि कैश सेगमेंट जो है आखिरी 10 मिनट में उन्होंने शेयर्स बेचने को निकाले सेटलमेंट के दिन, और इसके कारण सेटलमेंट प्राइस कम हो गई, और इसके कारण प्रॉफिट आना चालू हो गया था, और ब्रोकर्स ने उसमें ढेर सारा प्रॉफिट कमाया।
मुकेश अंबानी जी जो है वो चेयरमैन है और मैनेजिंग डायरेक्टर थे उस समय आरआईएल के, तो उनको डे टू डे अफेयर्स में वो रिस्पॉन्सिबल होने के कारण उनके ऊपर भी फाइन लगाया गया था। इसमें कुछ और मुद्दे भी सामने आए। इसमें इंपॉर्टेंट मुद्दे ये सामने आए कि ये जो 12 एजेंट्स की हम बात कर रहे थे, या अलग अलग एजेंट्स के हमने नाम पहले देखे थे, ये 12 एजेंट जो है इसमें से ऑलमोस्ट बहुत सारे एजेंट ऐसे थे कि जिन्होंने पहले कभी मतलब ऑलमोस्ट 4-5 महीने तक, मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 नवंबर 2007 तक ये लोग जो है, जैसे बात करते हम फिनटेक, पाइपलाइन या फिर मोटेक, दर्शन, रेलोगिस्टिक, ये लोगों ने एफ एंड ओ सेगमेंट में इन्होंने कोई भी व्यवहार नहीं किया था। अचानक से नवंबर को इनको अचानक से नींद खुल गई और 1 नवंबर के बाद इन्होंने अचानक से फ्यूचर्स में व्यवहार चालू कर दिए थे आरआईएल के रिलेटेड। ये भी एक धक्का देने वाली घटना थी। और साथ ही साथ बहुत सारे एजेंट्स जो थे, ट्रेडर्स थे, इन्होंने आरआईएल के साथ सेपरेट एग्रीमेंट किए हुए थे। कुछ एंटिटीज ऐसे थे जो कभी भी एफ एंड ओ के व्यवहार उन्होंने किए नहीं थे। और इसके बाद कुछ और भी कुछ टेक्स्ट नजर आए। मैंने पूरा पढ़ा हुआ है इसलिए मेरे को पता है कि कहा क्या है, इसलिए मैं डायरेक्ट पेज पे जंप कर रहा हूं। इसके बाद हमें यहाँ पे इन्होंने एक चार्ट दिया है। यह चार्ट में हमें समझ में आता है कि फ्यूचर्स कैसे कैसे एंटर करते गए, कि आरपीएल की फ्यूचर्स जो है, रिलायंस पेट्रोलियम के फ्यूचर्स की एंट्री कैसे कैसे करते गए और कैश सेगमेंट में उन्होंने व्यवहार कब किया। यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि 1 नवंबर है, यहाँ पे कैश सेगमेंट में इन्होंने कोई भी व्यवहार नहीं किए। अचानक से 6 नवंबर को किए और 6 नवंबर के बाद इनके जो कैश सेगमेंट के व्यवहार कम हुए और यहां हमें नजर आ रहा है कि इन्होंने कैश सेगमेंट में कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं किया। अचानक से 29 नवंबर 2007 को 2.25 करोड़ शेयर्स उन्होंने बेचने को निकाले। ये 2.25 करोड़ शेयर्स बेचने को निकाले, इसी कारण क्या हुआ कि शेयर्स की कीमतें कम हो गई और जो फ्यूचर्स एंटर किए हुए थे उसमें ढेर सारा प्रॉफिट नजर आया। इधर भी हमें नजर आ रहा है कि फ्यूचर्स के सेल्स कैसे कैसे हुए और परचेस कैसे कैसे हुए। और यहाँ पे हमें नजर आ रहा है कि अचानक से यहाँ पे परचेस होना चालू हुआ। 7.97 करोड़ का फ्यूचर्स का बैलेंस था और 7.97 करोड़ का अचानक से परचेस, 70.97 करोड़ का अचानक से परचेस हो गया था। जहां पे रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऐसा कहना था कि हमने हेजिंग के लिए किया है, तो वो बात जो है सेबी ने तोड़ी है, क्योंकि सेबी का ऐसा कहना है कि आपका जो हेजिंग है, मतलब मान लो कि आपके फ्यूचर ट्रांजैक्शंस आपने किए हैं 9.92, आपके पास अगर शेयर 22.5 करोड़ अगर आपको शेयर बेचने, तो आपने उसके लिए रिस्क, जो आप रिस्क आपको लग रही है, आपने इंश्योरेंस उतारते वैसे आपने रिस्क उतारी थी 9.92 करोड़ शेयर्स की, तो मतलब आपने 44% रिस्क उतारी थी। इसके बाद सेबी ने बोला आपने 6 नवंबर को हमने देखा कि आपने रिस्क उतारी थी 15.31 करोड़ शेयर्स आपको बेचने, इसलिए आपने 9.92 फ्यूचर्स आपने एंटर किए थे, मतलब आपने 64% की रिस्क ली थी। लेकिन आगे चल के सेबी को ऐसा नजर आया कि इनको 9.34 करोड़ शेयर्स अगर बेचने हैं कैश में, तो उसके लिए रिस्क कितनी ली थी, 9.75 करोड़ की। मतलब 104% की रिस्क कोई लेता है क्या? अगर आपको कोई चीज का इंश्योरेंस निकालना है तो आप मैक्सिमम 100% का ही हेजिंग करके रखोगे। आप 104%, 111, 130, 178% की रिस्क आप कैसे हेज करके रख सकते हो? ये मुद्दा भी सेबी ने सामने लाया था। सेबी ने इसके कारण इनको पकड़ा है क्योंकि हेजिंग तो ये हो नहीं सकता। आपको अगर 4.45 करोड़ शेयर्स बेचने, तो आप फ्यूचर्स में 7.97 करोड़ का हेजिंग करके रख सकते हो क्या? ये सवाल सेबी ने पूछा। ये शॉर्ट पोजीशंस का मकसद ही ये था कि इसमें से पैसे कमाने हैं। अभी टोटल प्रॉफिट कितना कमाया हर किसी ने, तो ये रेलपोल है, इन्होंने 60.51, ये सारे 12 एजेंट जो अपॉइंट किए थे, 12 के 12 एजेंट ने प्रॉफिट कमाया। दर्शन, फिर ये मोटेक 33, ये सब ने प्रॉफिट कमाया और सबने मिलके प्रॉफिट कमाया ये घोटाले में ऑलमोस्ट 513.12 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया। ये 513.12 करोड़ रुपए इन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को वापस कर दिए थे। 513 करोड़ रुपए का प्रॉफिट ऐसे ट्रांजैक्शन करके आया। मतलब इन्होंने शॉर्ट पोजीशन एंटर करी। शॉर्ट पोजीशन मतलब आने वाले समय में अगर शेयर्स की कीमतें कम हुई तो फिर आपको प्रॉफिट आता है, तब आप शॉर्ट पोजीशन एंटर करते हो। लॉन्ग पोजीशन मतलब आने वाले समय में अगर शेयर्स की कीमत बढ़ गई तो आपको प्रॉफिट आता है, तब आप लॉन्ग पोजीशन एंटर करते हो। तो
ये ऐसे ट्रांजैक्शन किए गए और सेबी ने ये सब के ऊपर पेनाल्टी लगा दी है। ये इसके तहत सेबी ने जो पेनाल्टी लगा दी है मुझे बहुत कम लग रही है। 513 करोड़ का घोटाला है और इसमें रिलायंस को 25 करोड़, मुकेश अंबानी जी को 15 करोड़, 15 करोड़ रुपए मुकेश अंबानी जी को क्या क्या ही है उनके लिए। वो बोलेंगे ठीक है लेके जाओ यार, मेरे घर का मेंटेनेंस ही रहेगा इतना। न्यू मुंबई एसीजेड, अब ये दो कंपनी को क्यों फंसाया गया? न्यू मुंबई एसीजेड लिमिटेड, ये घोटाला किया था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और मुकेश अंबानी जी ने। ये दोनों को क्यों फंसाया गया था? क्योंकि ये दोनों जो है, ये दोनों क्या कर रहे थे? ये दोनों फंडिंग कर रहे थे। वो जो ब्रोकर थे, जो एजेंट आरआईएल ने अपॉइंट किए थे, उनको ये दोनों फंडिंग कर रहे थे। इनका एक एजेंट को ये फंडिंग दे रहे थे और वो एक एजेंट बचे हुए 11 लोगों को पैसे दे रहा था ताकि वो शॉर्ट पोजीशंस के ट्रांजैक्शंस एंटर करे और शॉर्ट पोजीशन के ट्रांजैक्शन शेयर्स कम होने के बाद तुरंत खरीदे। इसलिए ये लोग फंडिंग कर रहे थे नवी मुंबई एसीजेड प्राइवेट लिमिटेड और मुंबई एसीजेड लिमिटेड। इसलिए ये दोनों को भी लगभग ये दोनों मिला के 30 करोड़ रुपए की फाइन इनके ऊपर लगा दी गई है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।